मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मित्रों आप जानते हैं पूरे देश के अंदर यूजीसी को लेकर के एक रोष, एक आक्रोश फैला हुआ है। खासकर कि उन राज्यों में जिसे कि हिंदी पट्टी कहते हैं और जहां से चुन करके बीजेपी आती है, वहां पर सामान्य वर्ग काफ़ी नाराज़ है। ये बातें आप लगातार अब ज़मीन पर देख रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे। लेकिन जो पश्चिम बंगाल की राजनीति है वो हिंदी पट्टी की राजनीति नहीं है और वो एकदम अलग तरह की राजनीति है। और वहाँ पे जो अभी ताज़ा सर्वे, ओपिनियन पोल्स वगैरह हुए हैं और वहाँ पर जब लोगों से पूछा गया कि यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, तो यहाँ का सबसे बड़ा जो मुद्दा है इन सभी पश्चिम बंगाल का, वो आज भी वहाँ पे घुसपैठ सबसे बड़ा मुद्दा है और यूजीसी वहाँ पर अभी भी कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। तो यूजीसी को लेकर के जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं उनके अंदर बहुत भारी नाराज़गी है। इस बात को आप समझते हैं, देखते हैं। मैंने आज पश्चिम बंगाल के अंदर बहुत सारे अपने जो मित्र हैं, पुराने जो बीजेपी के लोग वहाँ पे रहे, जो आरएसएस के लोग रहे, उन सभी लोगों से आज मैंने फिर से बात की और मैंने वहाँ पे ये टटोला की जो पश्चिम बंगाल के परेड ग्राउंड में जो प्रधानमंत्री मोदी की रैली हुई है, जिसे कहा जा रहा है कि वो अब तक की बहुत बड़ी सफल रैली है, तो उसके बाद क्या वहाँ पर कुछ बदल गया है और वहाँ पे क्या स्थिति बनी हुई है, मैंने इसको लेकर के वहाँ पे तमाम लोगों से बातचीत की है, तो उसका विवरण यहाँ पर मैं आपको दूंगा। इसके अलावा जो इस वक्त वहाँ पे ताज़ा ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, जो नतीजे आ रहे हैं, नतीजे क्या कहें उनको, ओपिनियन पोल्स के नतीजे जो वहाँ पे आ रहे हैं, उनकी भी हम यहाँ पे आज आपसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे हमेशा की तरह एक अपील है, वो ये है कि मित्रों हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है इसकी हमने एक मंथली फ़ीस रखी है 100 रुपये की, और आप देख रहे हैं बारकोड के साथ में एक नंबर भी दिया हुआ है। इस पर सब चीज़ें हैं, इस पर फ़ोन पे भी है, इस पर फ़ोन पे भी है, इस पर सब चीज़ें हैं, इस पर पेटीएम भी है, गूगल पे भी है, और आप चाहें तो इस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने इस रिसिप्ट, और मुझसे सीधे भी आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो हम इस पर चर्चा आज करेंगे। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर जब 15 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने जैसे ही पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव को घोषित किया कि चुनाव होने जा रहा है, तो एक तो वहाँ पे 23 अप्रैल को 152 सीटों पर मतदान होगा और दूसरा वहाँ पर 29 अप्रैल को 142 सीटों पर मतदान होगा। कुल 294 सीटें वहाँ पर हैं और 148 सीटें वहाँ पर जो जीतेगा वही वहाँ पे सरकार बनाएगा। मुख्य मुकाबला जो है बीजेपी और टीएमसी के बीच में चल रहा है। और जैसे ही वहाँ पे चुनाव आयोग ने तारीखें घोषित की, उसके तुरंत बाद चुनाव आयोग ने वहाँ पे बड़ी संख्या में बहुत भारी फेरबदल किए हैं। और ये जो भारी फेरबदल किए हैं उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो भी प्रशासनिक ढांचा है उसको बदला गया है। गृह सचिव, मुख्य सचिव, कोलकाता के पुलिस कमिश्नर, डीजीपी, सभी बड़े बड़े अधिकारी, शीर्षस्थ जो पदों पर बैठे लोग हैं, उन तमाम लोगों को हटा दिया गया है और तमाम लोगों को तबादला कर दिया गया है। और वहाँ पे इसलिए किया गया है ताकि जो धांधली होती है चुनाव में वो ना हो सके। तो अभी फ़िलहाल जो वहाँ पे परिस्थितियाँ हैं उसमें सबसे तेज़ जो वहाँ पे अगर देखा जाए तो चालें चल रही हैं, तो ममता बनर्जी वहाँ पर बहुत तेज़ चालें चल रही हैं और उनके सामने अगर वहाँ पर कोई चेहरा नज़र आ रहा है तो वो शुभेंदु अधिकारी का चेहरा वहाँ पर नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो मित्रों हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी इस वक्त जो टीएमसी पार्टी है उसने अपने लगभग 291 विधानसभा सीटों पर उसने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। और इन उम्मीदवारों को घोषित करने में अगर देखा जाए तो उसने 75 के करीब उसने महिलाओं को वहाँ पर टिकट दिए हैं, जो मैं समझता हूँ कि अपनी तरह से एक बड़ा एक संख्या है, क्योंकि वो महिला वोट जो उनको लगता है कि उनको महिला वोट चाहिए। दूसरा ये है कि उसके तुरंत ही बाद ममता बनर्जी ने एक धरना वहाँ पे लगातार 5 दिन किया और ये जो धरना वहाँ पे किया उन्होंने इस चीज़ पर किया है कि एसआईआर, यानी कि एसआईआर में जो बहुत बड़ी संख्या में नाम कटे हैं, तो टीएमसी को डर है कि ये उसके लोगों के नाम हैं, यानी ये वो लोग हैं जिनको कि वोट देना था ममता बनर्जी को, या ये वो घुसपैठिए थे, या ये वो लोग थे जो कि अदृश्य रूप से जिसे कहते हैं कि फर्जी वोटर्स होते थे या फर्जी नाम होते थे जिनके नाम पर वोट पड़ते थे, या ये वो लोग थे। उसको लेकर के टीएमसी जो है वो लगातार वहाँ पे आप देखिए धरना प्रदर्शन करती रहती है। तो वहाँ पे 5 दिन का धरना उसने किया। इस पूरे धरना में ममता बनर्जी ने जो एलपीजी गैस सिलेंडर का मुद्दा है उसको बहुत बड़े तौर पे वहाँ पे बड़े प्रमुख तौर पे उसको उठाया है
और इसके अलावा उन्होंने अपना जो बेरोजगारी भत्ता उन्होंने लॉन्च किया, एक नई उनकी स्कीम आई है कि साहब सबको हम बेरोजगारी भत्ता देंगे जिनको भी जिनके पास रोजगार नहीं है। तो बड़ी लोक लुभावन टाइप की योजनाओं का भी अपना उन्होंने खूब प्रचार किया है। हालांकि मैं सोशल मीडिया पर लगातार ये शोर सुन रहा हूँ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की जो पूरी की पूरी धरना है या उसमें भीड़ नहीं जमा हुई है। मुझे ये बात थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही है। मुझे लगता है साफ साफ कि ये कोई ममता बनर्जी की स्ट्रेटजी है। ममता बनर्जी अपने जो बीजेपी है उसको एक तरह से ओवर कॉन्फिडेंस में लाना चाहती हैं, ताकि ये कहा जाए कि यहाँ पर भीड़ नहीं उमड़ी है ममता की रैली में। जबकि आप देखिए कि जब आप देखिए जो रैलियाँ मोदी की हुई, मेरठ की रैली हुई, जयपुर की रैली हुई, वहाँ पर भी भीड़ नहीं थी, लेकिन तब भी किसी तरह से ज़बरदस्ती वहाँ पे जो सरकारी कर्मचारी हैं, आंगनबाड़ी के लोग हैं, उनको बुला करके वहाँ पे भीड़ दिखाई गई। तो एक राज्य की जो मुख्यमंत्री है उसके लिए भीड़ को दिखाना कोई बड़ी बात नहीं थी, वो भीड़ दिखा सकती थी, लेकिन जानबूझ करके मुझे लगता है कि उसमें इतना कोई बहुत भारी भीड़ दिखाने की कोशिश नहीं की गई, क्योंकि ममता बहुत चतुर नेता है और वो दबे पांव जो है बिल्कुल राजनीति करने में माहिर है। ये हमको बात समझनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात यह है मित्रों कि अगर हम आपसे बताएं कि जो सबसे इस वक्त जो हॉट सीट है, जहां पर कि सबसे बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, तो वो पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट है। और ये सीट इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भवानीपुर और नंदीग्राम, इन दो सीटों से शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। पिछली बार नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी ने 2000 वोटों से ममता बनर्जी को चुनाव हरा दिया था, और इस बार वो भवानीपुर से भी चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार जब नंदीग्राम से हार गई थी ममता बनर्जी, तो इसके बाद उन्होंने भवानीपुर से चुनाव लड़ा था। वहाँ पे वो करीब 60,000 वोटों से उन्होंने चुनाव में जीत दर्ज की थी। हालांकि उसके पहले अगर देखा जाए तो वो तो उपचुनाव का नतीजा था, जो चुनाव हुए थे उसमें जो टीएमसी जीती थी करीब 30,000 वोट से जीती थी, लेकिन जस्ट दोगुना अंतर हो गया उपचुनाव में। और अब जो बड़ी खबर यह है कि जो पूरा का पूरा SIR हुआ उसमें 60,000 के करीब वोट कट गए। यानी सोचिए कितनी बड़ी बात है कि जिन 60,000 वोटों से ममता बनर्जी चुनाव जीत रही थी उपचुनाव में भवानीपुर के अंदर, अब वहाँ पे 60,000 के करीब वोट जो है वो कट चुके हैं SIR में। तो SIR भी एक बहुत बड़ा गेम है, जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है पूरे पश्चिम बंगाल में। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि SIR में बहुत सारे नाम उनके भी कटे हैं जो बीजेपी के वोटर्स हैं, ऐसे भी कमेंट्स आ रहे हैं। हालांकि फाइनल इसका नतीजा क्या आएगा वो तो 4 मई को जब रिजल्ट काउंटिंग होगी तो समझ में आएगा कि क्या पूरी स्थिति है। लेकिन अभी फिलहाल जो है कि भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान कर दिया है कि वो ममता बनर्जी को 20,000 वोटों से वहाँ पे हराने जा रहे हैं। दोनों जगहों से उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, और इससे बीजेपी का जो कैडर है उसके अंदर थोड़ा उत्साह आया है। क्योंकि मैं आपको बताऊं मित्रों की सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीजेपी का कैडर है, आज भी मेरी वहाँ पे बात हो रही थी पश्चिम बंगाल के अंदर, तो उन लोगों का ये कहना है कि जो 2021 में जो नतीजे वहाँ पर चुनाव के आए थे, उन नतीजों के बाद जिस तरह से वहाँ पे हिंसा हुई, और उस हिंसा में जिस तरह से जो बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा गया, पीटा गया, रेप हुए, बलात्कार हुए, लोग पलायन कर गए, छोड़ गए। अब तक तो वो पलायन जो कर गए वहाँ से पता नहीं वोट देने वो इस बार आएंगे कि नहीं आएंगे, ये भी नहीं पता। तो वो जो इतनी भारी संख्या में वहाँ पे त्रासदी हुई है 2021 में, और उसमें जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट भी ने कोई हेल्प नहीं की, जिस तरह से बीजेपी ने कोई मदद नहीं की, जिस तरह से गृह मंत्रालय एक्टिव नहीं हुआ, सरकार से कोई बयान नहीं आया, उससे एक निराशा है। लोग ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को बचाएं, अपनी बीवी को बचाएं, अपने सर को बचाएं, अपने आप को मरने से बचाएं कि हम बीजेपी के पक्ष में जाके वोट दें। लोगों में एक वहाँ पे डर जो है वो देखा जाता है। तो क्या वो डर कितना हटा नहीं हटा, तो लोग ये कह रहे हैं कि साहब की जो अभी शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया, जो मोदी की रैली वहाँ पे हुई, उससे कुछ लोगों में ज़रूर एक सांत्वना आई है, लेकिन अभी भी एक डर वहाँ पे बिल्कुल साफ साफ लोगों में एक नज़र आता है। तो ये तो पूरा भवानीपुर का हमने आपको बताया कि भवानीपुर में तो ममता बनर्जी चुनाव जीत पाएंगी, ऐसा मुझे लगता है कि वो ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव हार जाएंगी। लेकिन फिर मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी बहुत ही घाघ राजनेता है, और वो बीजेपी को शायद इसी भुलावे में रखना चाहती है कि देखो तो मुझे भवानीपुर में हरा लो, लेकिन बाकी जो पश्चिम बंगाल है वहाँ तो मैं जीत जाऊँगी चुनाव, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़े बड़े इलाके मुसलमानों के हैं, बड़ी बड़ी सीटें हैं। वहाँ पे 85 सीटें करीब ऐसी है जो सीधे सीधे मुस्लिम बहुल सीटें हैं, और वहाँ पे ममता बनर्जी का जीतना एकदम निश्चित है। क्योंकि हुमायूं कबीर को अभी देखिए Y+ श्रेणी की सुरक्षा भी दी गई केंद्र सरकार की तरफ से, बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन उससे कुछ होने जाना का नहीं है। मुझे नहीं लगता कि जो मुसलमान वोटर है पश्चिम बंगाल का वो हुमायूं कबीर को वोट देगा। मुसलमान वोटर पश्चिम बंगाल का हुमायूं कबीर का खूब सम्मान करेगा, उनकी मस्जिदों में जाएगा, वहाँ उनके लिए कसीदे पढ़ेगा, मस्जिदों में बैठ के वहाँ पे नमाज़ पढ़ेगा, बाबरी मस्जिद में बैठ के नमाज़ पढ़ेगा, वहाँ पे दुआएं देगा वो हुमायूं कबीर के लिए। लेकिन वोट जो है वो ममता बनर्जी को दे के आएगा, क्योंकि सबसे चतुर वोटर मुसलमान होता है,
और वो इसीलिए वोट करता है कि दिनों दिन जो है गजवाए हिंद होता चला जाए। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से मैं नहीं समझता कोई बहुत फ़र्क पड़ता है। कोई मुस्लिम वोट बंटने नहीं जा रहा है। पश्चिम बंगाल के अंदर मुस्लिम वोट जैसा है वैसा ही रहेगा, मैं नहीं समझता कि वो बटेगा। तो जहाँ पे मायावती टीएमसी की सीटें हैं वो आप समझ लो कि एकदम फिक्स सीटें हैं। मुझे लगता है आगे इसके बाद उसको लड़ाई जो हिंदू इलाकों में लड़नी है, उसके लिए उसने जो हिंदुओं को लालच दे रखा है कि कोई लक्ष्मी योजना वहाँ चला रखी है, कोई बेरोजगारी भत्ता लॉन्च कर रखा है, तो जो एक मुफ्तखोर हिंदू वोट बैंक है उसका एक पूरा एक जो सपोर्ट है वो मिलता है। इसके अलावा वहाँ जो भद्र लोग है, जो अभिजात्य वर्ग है, उसका भी सपोर्ट वहाँ पे ममता को मिलता है। तो कुल मिला के लड़ाई जो है वो इतनी आसान नहीं है बीजेपी के लिए। मेरी जो वहाँ पर बीजेपी जो बात हुई वो बात तो बताऊंगा आपको मैं, लेकिन उसके पहले वहाँ पे 2 सर्वे भी हुए हैं, बहुत बड़े ओपिनियन पोल्स हुए हैं। आप जानते हो ओपिनियन पोल क्या होता है? ओपिनियन पोल वो होता है कि जब वोट नहीं पड़ा होता है तो वोट के पहले लोगों की राय ली जाती है, आप किसको वोट देंगे। एग्जिट पोल वो होता है कि जब लोग वोट दे करके जाते हैं, वोट डाल देते हैं, तो लोग पूछते हैं आपने किसको वोट दिया, रिपोर्टर पूछता है किसको वोट दिया, फिर नोट कर लेता है किसको वोट दिया। तो एग्जिट पोल ओपिनियन पोल में ये बहुत बड़ा फर्क होता है। तो ओपिनियन पोल वहाँ जो हुए हैं, अभी वहाँ वोट नहीं पड़ा है, वहाँ तो एक वोट वाइब्स एक संस्था है उसने वहाँ पे ओपिनियन पोल किया है, एक वहाँ पे मैट्रिक्स IANS है उसने वहाँ पे सर्वे किया है। इन दोनों ने जो सर्वे किया है उसमें इन्होंने ये बताया है कि बीजेपी को वहाँ पे करीब करीब 115 से 130 सीटें मिल सकती हैं, यानी कि वो बहुमत से दूर रह सकती है। लेकिन वो ये बता रहे हैं कि जो टीएमसी है उसको लगभग 150 सीटें वहाँ मिल सकती हैं। मैंने जो लोगों से वहाँ पर बातचीत की है, मुझे भी लगभग यही आंकड़ा मिला है। लोग ये कह रहे हैं कि दिलीप जी बीजेपी की सीटें तो बढ़ेंगी, पिछली बार बीजेपी को वहाँ पे 77 सीटें मिली थी चुनाव में। वो लोग ये कह रहे हैं कि इस बीजेपी की सीटें इस बार जरूर बढ़ेंगी, लेकिन वो सीटें अभी भी बहुमत से दूर हैं, अभी भी बहुमत के करीब बीजेपी अभी नहीं पहुँच पाई है, ऐसा वहाँ पे तमाम लोगों का कहना है, तमाम लोगों का मानना है। मित्रों, इसके अलावा मुझे लगता है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती की जा रही है बीजेपी के द्वारा, और वो गलती ये की जा रही है कि यह चुनाव आयोग जो कर रहा है कि पिछली बार वहाँ पर जो चुनाव हुए थे वो चुनाव वहाँ पे 8 चरणों में हुए थे, और ये 8 चरणों में चुनाव हुए थे, और वहाँ पे लगभग सुरक्षा बलों की 1100 कंपनियाँ लगाई गई थी। उसके पीछे जो मकसद था वो ये था कि जब वहाँ पे सुरक्षा बलों की कंपनियाँ वहाँ पे लगेंगी तो इससे वहाँ पे लोगों में विश्वास लौटेगा, और जो बीजेपी का वोटर है वो वोट देने के लिए आएगा। ये उनके मन में एक धारणा है। ये सोच करके उन्होंने वहाँ पे पूरी इतनी सारी 8 चरणों में चुनाव किया था। लेकिन उसके बाद बीजेपी का एक अनुभव रहा, और वो अनुभव ये रहा कि जब 8 चरणों में चुनाव होता है तो जो टीएमसी का कैडर है वो उन 8 चरणों में जगह जगह पर मूवमेंट करता है, और जो वो 8 चरणों पर मूवमेंट करता है, अलग अलग उसको मौका मिल जाता है, समय मिल जाता है, तो उससे उसकी ताकत जो कैडर की है टीएमसी की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए इस बार जो है वो कहा गया है साहब कि 2 चरणों में वहाँ पे चुनाव कराए जाएंगे, मतदान होंगे 2 चरणों में, और इन 2 चरणों में जो मतदान होंगे उसके लिए वहाँ पे 2000 से 2500 के करीब सुरक्षा बलों का जो पूरा एक यूनिट्स है वहाँ पे मंगाई जा रही है। लेकिन मैंने इसका पूरा एक हिसाब किताब लगाया कि अगर 8 चरणों में चुनाव होता और अगर 2 चरणों में चुनाव होता तो इससे कितने, हर सीट पर कितने उनको सुरक्षा कंपनी मिलेगी। तो इससे मुझे एक बात ये समझ में आ रही है कि स्थिति जो है वो भयावह बनती जा रही है। क्यों भयावह बन रही है? क्योंकि अगर आप देखिए तो अगर 8 चरणों में जब चुनाव हो रहा था तो उस वक्त जो है वो आप ये समझिए कि उस वक्त मैंने जो सारा आंकड़ा यहाँ पे डिटेल निकाला हुआ है उसके हिसाब से जो मैंने यहाँ पे निकाला है वो ये है कि हर सीट पर तब अगर 8 चरणों में चुनाव होता तो 2094 में 1100 अगर सुरक्षा कंपनियाँ थी, तब भी जो है एक सीट पर 31 कंपनी वहाँ पर लगभग तैनात थी सुरक्षा बलों की। लेकिन इस बार जो स्थिति है जहाँ, तो वहाँ पे आप समझिए कि भैया आप ये समझिए कि एक सीट पर 13 कंपनी तैनात रहेगी, तो सुरक्षा बलों की जो मौजूदगी है वो घट जाएगी। हाँ, एक चीज़ लेकिन ज़रूर है कि जो टीएमसी के वर्कर्स जो 8 चरणों में अलग अलग 8 बार अब जो मूवमेंट करते थे वो मूवमेंट जो है वो रुक जाएगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लोग तो ये भी कहते हैं कि एक ही फेस में चुनाव करा लो तो बीजेपी जीत जाएगी। पता नहीं कहाँ तक ये बात सच हो सकती है। बहरहाल जो भी है, आगे जो पूरा रिजल्ट होगा आपको आगे बताएंगे। फिलहाल हमें चिंता है वहाँ पे हिंदुओं की, और हम चाहते हैं कि जो बीजेपी है वहाँ जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पे हिंदुओं का जो भविष्य है वो सुरक्षित हो, क्योंकि वो सबसे बड़ी बात है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। तो एक बार फिर से हमारी आपसे एक निवेदन है कि इस चैनल के लिए हमने एक अपनी फीस रखी है 100 रुपये की प्रति माह की मंथली, और आप हमें ये फीस ज़रूर दें ताकि हम अपना काम जो है बेरोक टोक कर सकें। और एक हम नंबर भी आपको दे रहे हैं, ये मेरा ही नंबर है
इस नंबर पे आप जो है स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं जो भी आप हमें पेमेंट कर रहे हैं और आप हमसे जुड़ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।